ये किसी राजनेता के कुछ कहने से बदलने वाली चीज़ नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि हाथरस जैसे कांड, उन्नाव जैसे कांड चल रहे हैं। इच्छा शक्ति होने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा क्राइम होगा तो उसके खिलाफ कानूनों के तहत पूरा एक्शन लिया जाएगा। तब वास्तव में जो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो बात है कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हो गई हैं, तब होंगी, वो आज नहीं है। संविधान को अलग अलग तरीके से तोड़ने मरोड़ने की जो कोशिश चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है, और इसी के खिलाफ हमने देखा है कि किस तरह से अब तो पिछले 3 साल से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं कि सरकारें हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोशिश कर रही हैं कि लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है आवाज़ उठाने का, सड़क पे उतरने का और प्रोटेस्ट करने का, उसे रोक दिया जाए, लेकिन लोग नहीं रुकने वाले। शर्जील इमाम, शाहरुख और भी कई सारे लोग, उनको जो है उनको जो है UAPA के थ्रू उन्होंने अंदर डाल रखा है। उनको हम रिलीफ कराएंगे, उनको हम रिलीज कराएंगे, उनको छुड़वाएंगे। CAA अमेंडमेंट एक्ट जब तक रिपील नहीं कर दिया जाता, रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक हमारी ये जंग जो है जारी रहेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। आप हमारे लिए उम्मीद की किरण हैं, शाहीन बाग की दादियाँ। आपने हमें दोबारा उम्मीद करना सिखाया। जब हम लोग बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे, एक के बाद एक इस सरकार के आने के बाद जिस तरह से हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, हमारे जो एक बहुकल्चरल समाज है, बहुसांस्कृतिक समाज है, उसको खत्म किया जा रहा था। और जो हमारी समझ में बिल्कुल साफ किस वजह से किया जा रहा था, वो यही लोग जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, जिन्होंने 1857 की एक जॉइंट आज़ादी की लड़ाई के बाद हिंदुस्तानी समाज को बांट दो हिंदू मुसलमान में, जो लोग तब से ये काम कर रहे थे, और 1925 के बाद उनका संगठन जब स्थापित हुआ एक फॉर्मल रूप से, तब से ये और ज्यादा तेजी से ये काम कर रहे थे, जिन्होंने पार्टीशन के टाइम भी बहुत ही खराब रोल प्ले किया, और उसके बाद जो महात्मा गांधी की हत्या के जिम्मेदार हैं, और इसके बाद अनगिनत हमारे हिंदुस्तान में जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, उसमें इनका हाथ रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। तो साथियों, ये तो उम्मीद उनसे थी ही कि अगर ये पावर में आएंगे तो उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। वही पूंजीवादी ताकतें जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे, जो वर्ल्ड बैंक, IMF और कई तरह के तरीके से हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी को दोबारा छीनना चाहती हैं, हमारी आर्थिक आज़ादी को छीनना चाहती हैं, हमारी पॉलिटिकल आज़ादी को छीनना चाहती हैं, हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहती हैं, ये उनके गुलाम बन के काम करेंगे। और यही लोग जो इस कम्युनल पॉलिटिक्स को अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और सही कहा राहुल गांधी ने कि सत्याग्रह कर रहे हैं। कई लोगों ने उनको मिसअंडरस्टैंड किया, लेकिन मैं मानती हूँ एकदम ये सत्याग्रह और सत्याग्रह के बीच की लड़ाई है, ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं धर्म के नाम पे, आप उनको इस तरह से सिखा रहे हैं, हिंसा और नफरत फैला रहे हैं, ये कोई धर्म नहीं सिखाता है। तो साथियों, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, वो उम्मीद थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जिसने गुलामी की, वो आज के दिन लोगों को जहर घोल के बांट के, सत्ता के ऊपर कंट्रोल करके, और सारे देश की पूंजी को एक एक करके बेच देंगे। सारी पब्लिक सेक्टर को बेच दिया, चाहे रेलवेज हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी चीज, BSNL हो, हर चीज को बेच रहे हैं। एग्रीकल्चर को बेच रहे थे किसी को, और जिस तरह से 1 साल तक किसानों ने मुहिम चला के इनको पीछे हटाया, उसी तरीके से हमें आगे चल के इनको पीछे धक्का देना है। और आपसे, हमारी शाहीन बाग की दादियों से और किसानों से और छात्रों से हमें ये इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ना है साथियों। तो इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा और नहीं बात यहाँ पे रखूँगी, लेकिन जो नागरिकता कानून वो गैर संवैधानिक है, जो हमारे मुसलमान साथियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है, वो हम कभी नहीं यहाँ पे लागू होने देंगे। मतलब लागू हो गया, उसके खिलाफ लड़के हमें उसको वापस कराना है।
बहुत ज़्यादा इस पर काफ़ी वक्ता बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैमूना ने कहा था कि कुछ गीत शायद अगर सुनाने को मिले तो मैं एक छोटी सी नज़म, हालांकि जो हमारा पूरे एंटी सी आंदोलन में एक नेशनल एंथम बन गया था, हम देखेंगे वो अनन्या ने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर सुना दिया। तो मैं उन साथियों के नाम जो अभी भी झूठे केसेस में जेलों में बंद हैं, बजाय कि हमें जस्टिस मिलने के, जो लोग गोली मारो सालों को इस तरह से जो यहाँ पे स्लोगन दे रहे थे, पहले मेरे मुंह से सालों नहीं निकलता था लेकिन अब निकल रहा है, जो ये लफ्ज यूज कर रहे थे, जो हिंसा भड़का रहे थे और आज भी भड़का रहे हैं, वो तो राज कर रहे हैं। और जो लोग मासूम लोग जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ, और जो विक्टिम्स थे इस हिंसा के, उनके खिलाफ हिंसा भी भड़काई गई, पुलिस ने हिंसा की और उन्हीं के ऊपर झूठे केस लगा के बंद कर दिए। जिसने जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, कोई भी अन्याय के खिलाफ जिसने आवाज उठाई हमारे देश में, उनके खिलाफ यूएपीए जैसे घिनौने कानून लगा के उनको जेलों में बंद कर दिया है। फादर स्टैन स्वामी की मौत भी हो गई, ट्रायल शुरू तक नहीं हुआ। तो साथियों, उन सब साथियों के नाम और जो अभी भी जेलों में हैं, और हमारी जो जुडिशरी है उससे अपील करते हुए कि हमें न्याय देर से बेशक मिले, लेकिन हमें न्याय जरूर मिलना चाहिए। और हम उन साथियों के साथ यहाँ खड़े हैं। मैं ये वाली दूसरी नज़म है केस की जो मैं आपके सामने पेश कर दूँ। आज बाज़ार में पाव जो ना चलो, आज बाज़ार में पाव जो, पैरों में जंजीरें बांध के चलो, पाव जो ना चलो, चश्मे नम जान शोरीद काफी नहीं, सोहनते इश्क को काफी नहीं। आज बाज़ार में पाव दो ना चलो, शाह चले मस्त रख सा चलो, खाक बहे चल चलो, बधा ना चलो। हाथ उठाते हुए चलिए, आपके कपड़ों पे जो खून की छींटे पड़ गई हैं, आपके ऊपर जो हिंसा हुई है उसके साथ भी चलिए, अपने सर पे धूल लेके चलिए। मस्त रख शाह चलो, मस्त रख सा चलो, खाक भर सर चलो, बधा ना चलो, राह तक तार सब शहर जाना चलो, आज बाज़ार में पाव दो ना चलो। हाकिम शहर भी मजनए आम भी, तीरे राम भी, संगे दुश्मनाम भी, सुबहना शाहद भी, रज़ना काम भी, सुबहना शाहद भी, रोज़ना काम भी। बाज़ार में पाव दो ना चलो, इन कदम साज अपने सिवा कौन है, शहर जहाँ नाम अब बासफा कौन है, दस्त का यहाँ रहा कौन है, रखते दिल था
थाम लो दिल फिदा यूं चलो फिर हमें ऐसे आए यारों चलो आज बाजार में पाद जाऊं चलो पाद जाऊं ना चलो पाद जाऊं ना चलो। तो जिस तरह से किसानों ने शहादत देते हुए भी पीछे नहीं हटे, चलते रहे, कितने किसान खत्म हो गए। इसी तरह से हमें भी साथ चलना है और जब तक हम अपने सारे साथियों को छुड़ा नहीं लेते हैं जो जेलों में बंद हैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारे हिंदुस्तान का संविधान असली मायने में आज़ादी हमारे देशवासियों को नहीं देता है, तब तक हमें अपनी आवाज़ उठाते रहना है और साथ चलते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोगों ने आज शाहीन बाग को याद किया है, तो आप सब लोग कहीं भी रहें, किसी भी हालात में रहें, पर आप अपने हीरोज़ को ना भूलें। जितने भी CA NRC में लोग अरेस्ट करे गए हैं झूठे आरोपों में, चाहे वो शहरील इमाम हो, खालिद सैफी हो, उमर खालिद हो, मिरान हैदर हो, शिफा उर रहमान हो, सफूरा है, आसिफ है, नताशा देवांगना है, ये जितने भी लोग हैं ये आप लोगों के बीच में से ही उठे हैं। तो आप लोगों को उनके लिए हर तरीके से आवाज़ उठानी है। आप लोग बाहर नहीं निकल सकते तो सोशल मीडिया पे आप आके आवाज़ उठा सकते हैं। सबसे मेन हम लोगों को उनके लिए किसी भी तरीके से उन लोगों को भूलिएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ देश के अंदर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो इन सबके बीच में वो लोग खो जाए, अकेले पड़ जाए। आप सबका साथ हमें भी हिम्मत देगा और उन सभी लोगों को हिम्मत देगा। शुक्रिया। साथियों, 2 साल पहले जो शाहीन बाग आंदोलन शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और उसकी जो परिणति हमने किसान आंदोलन के रूप में देखी, किसान आंदोलन की जो हिस्टोरिक जो जीत हुई है वो भी किसान आंदोलन उस शाहीन बाग आंदोलन का ऋणी रहेगा, क्योंकि शाहीन बाग आंदोलन ने सिखाया कि किस तरीके से एक सस्टेन मूवमेंट किया जा सकता है। सड़कों पर उतरकर रात दिन 24 घंटे लगातार किस तरीके से आंदोलन किया जा सकता है, ये शाहीन बाग आंदोलन ने किसानों को सिखाया और किसानों को नहीं पूरे देश की जनता को सिखाया। इसीलिए साथियों, आज देश के अंदर, देश के किसी भी कोने
यही एक नारा बुलंद करते थे और आज दोबारा से ये नारा हम बुलंद कर रहे हैं कि मोदी और अमित शाह जी आप सबने ले लीजिए कि हम एनपीआर लागू करेंगे। आप नहीं कर सकते। अभी इस देश का नौजवान जिंदा है, अभी इस देश की महिलाएं जिंदा है, अभी इस देश के छात्र जिंदा है। जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सीए वापस नहीं ले जाता, वो सरकार वापस नहीं कर देती, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। साथियों, भगत सिंह अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं सिर्फ शाहीन बाग के जो देश भर के जो शाहीन बाग थे उन सभी को अपना क्रांतिकारी सलाम देना चाहूंगी। ये बात यहाँ से याद करना चाहूंगी कि आज जो देश भर में एक प्रोटेस्ट का मॉडल तैयार हुआ है वो शाहीन बाग की जो मुसलमान औरतें थी जो फोर फ्रंट से लीड कर रही थी उन प्रोटेस्ट को, उन्होंने वो मॉडल हमें दिया है। और अगर आने वाले समय में हमें सीए और एनआरसी के खिलाफ एक पुरजोर तरीके से एक आंदोलन फिर से उठाना है तो उसी मॉडल को याद करते हुए ये प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू करना होगा। इसके अलावा मैं एक और बात याद दिलाना चाहूंगी कि जो हमारे जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो भी एंटी सीए एक्टिविस्ट आज जेल में हैं, वो सब इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से आज उन्हें जेल में कैद किया गया है। यूएपीए जैसे काले कानून के तहत उन्हें जेल में कैद किया गया है। उन्हें इस आंदोलन से अलग ना देखें, इस आंदोलन का हिस्सा होने की वजह से उन्हें आज काले कानूनों के तहत कैद किया गया है। तो जब जब सीए एनआरसी का नाम लिया जाएगा, साथ ही में शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, अतर खान, शादाब अहमद, गुलफिशा फातिमा, इशरत जहान और उन सारे तमाम साथियों का नाम लिया जाएगा जो हर जगह खड़े होकर, हर नुक्कड़ पर, हर प्रोटेस्ट में सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने इस देश को छोड़कर साथ में रहकर बात रखी उन्होंने, और ये याद दिलाया हमें कि आज अगर ये देश चलता है तो जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो हिंदुत्ववादी, जो फांसीवादी लोग बैठे हैं, उनके वजह से नहीं चल रहा है, बल्कि जो जन आंदोलनों में, जो शाहीन बाग में जो हम सारे लोग साथ में आकर प्रोटेस्ट किए थे, हमारे वजह से आज ये देश डेमोक्रेटिक है। तो इन बातों को आज हम इस मंच से हम याद रखें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। सभी को क्रांतिकारी सलाम। साथियों, हम सब जानते हैं किस तरीके से सरकार लगातार लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर, हकों पर, मानव अधिकारों पर लगातार अटैक्स कर रही है, हनन हो रहा है। और जिन संस्थाओं का काम है कि वो हमारे अधिकारों को बचाएं और हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को हनन होने से रोकें, वो आज हम देख रहे हैं किस तरह से पस्त पड़े हैं संस्थाएं। जुडिशरी में सीएए, जिस कानून की आज बात हो रही है, जिसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन शाहीन बाग से और पूरे देश में शाहीन बागों में चला, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं मिला है उसको देखने के लिए। तो ऐसे में केवल एक ही ताकत है लोकतंत्र में जो सरकार को होश दिला सकती है, वो है लोगों की आवाज और लोगों की ताकत। और शाहीन बाग से अगर हमारे देश में एक संदेश पहुंचा है वो ये है कि लोग अभी जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है और लोग अपने अधिकारों को नहीं खत्म होने देंगे, अपने संविधान को बचाएंगे। और ये जो पूरी लड़ाई है हमारे देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। जो शाहीन बाग की औरतों ने रास्ता दिखाया है, जो हम कहते हैं कि शाहीन बाग की औरतों को इनकलाब जिंदाबाद, वो इसीलिए कहते हैं हम कि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही थी, वो हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। और जिस तरीके से सरकार ने गलत तरीके से यूएपी और ऐसे कानूनों के तहत आवाज उठाने वालों को, सवाल उठाने वालों को बंद करा है, ये एक ही चीज दिखाता है कि सरकार कितनी डरी हुई है। और सरकार कोशिश कर रही है कि हम डर जाएं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। और जो शाहीन बाग से हमने सीखा है कि
इंसानों के आंदोलन से सीखा है वो ये है कि जब हम लड़ते हैं तो हम जीतते हैं। तो लड़ते हैं, जीतते हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हमने देखा है उन आंदोलन में कि किस तरीके से देश की महिलाएं, इस देश के गरीब जन लोग किस तरीके से सर्दी हो चाहे बरसात हो, लगातार भरी ठंड में आंदोलन में डटे रहे हैं। उन्होंने लगातार प्रदर्शन में अपनी हिस्सेदारी दिखा के ये साफ किया है कि देश की जनता अपने हक को लड़के छीनना जानती है। हम सब समझते हैं कि जिस तरीके से CAA-NRC लाया गया है वो सिर्फ काला कानून नहीं है, वो बीजेपी सरकार की साजिश है। इस सांप्रदायिकता के आधार पर इस देश के गरीबों को बांट दिया जाए और जो उसके मंसूबे हैं वो पूरा हो सके। इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शिक्षा ये ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं जिनकी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष होते रहे हैं। ये सरकार चाहती है कि इन बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए। हमने देखा है उन आंदोलन में कि किस तरीके से देश की महिलाएं, इस देश के गरीब जन लोग किस तरीके से सर्दी हो चाहे बरसात हो, लगातार भरी ठंड में आंदोलन में डटे रहे हैं। उन्होंने लगातार प्रदर्शन में अपनी हिस्सेदारी दिखा के ये साफ किया है कि देश की जनता अपने हक को लड़के छीनना जानती है। हम सब समझते हैं कि जिस तरीके से CAA-NRC लाया गया है वो सिर्फ काला कानून नहीं है, वो बीजेपी सरकार की साजिश है। इस सांप्रदायिकता के आधार पर इस देश के गरीबों को बांट दिया जाए और जो उसके मंसूबे हैं वो पूरा हो सके। इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शिक्षा ये ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं जिनकी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष होते रहे हैं। ये सरकार चाहती है कि इन बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए। सोच हमेशा से रही है और आज भी है और सरकारों का काम है कि वो इस सोच को तोड़कर बाहर निकले। 50% लोग हमारे देश में महिलाएं हैं, उनके लिए जो सुरक्षा का जो सिस्टम है वो पूरा होना चाहिए। केवल बातों से नहीं होगा, ये कहकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उससे नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि बजट में से 70% एडवर्टीजमेंट के लिए निकल जाता है। तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो होने की ज़रूरत है जिससे कि महिलाओं का शोषण रोका जा सके, उन पर जो हिंसा हो रही है वो ना हो। हाथरस जैसे कांड भी हमने देखे हैं हाल में होते हुए, जहां पर पूरी तरह से स्टेट प्रोटेक्शन के अंदर काम हुआ, लोगों को बचाने का जो आरोपी थे। ज़रूरत है कि कानूनों के तहत सही जांच हो, जब भी ऐसा कोई केस हो, कोई आरोपी हो, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये सब रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा। नहीं मैडम, आप जैसा यूपी में आप हाथरस की कांड बता रहे, बहुत सारे वहाँ तो अमित शाह गए, बोल रहे यहाँ पे पूरा कानून का राज चल रहा है, यहाँ पे कुछ अपराध हो ही नहीं रहे। 12 बजे ही महिलाएं बाहर घूम सकती हैं, ऐसा कुछ। देखिए, किसी भी राजनीतिक नेता के कहने से कुछ नहीं हो जाता। सबको सच नज़र आ रहा है, लोगों को दिख रहा है कि कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं, माइनॉरिटीज़ कितने सुरक्षित हैं, दलित कितने सुरक्षित हैं। ये किसी राजनेता के कुछ कहने से बदलने वाली चीज़ नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि हाथरस जैसे कांड, उन्नाव जैसे कांड चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, देश भर में चल रहे हैं। ज़रूरत आज ये है कि अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक नेता हैं
वो वास्तविकता को देखें और ऐसे कदम उठाएं जिससे कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। और इसमें मैं नहीं मानती कि ज़रूरत है फांसी लगाने की या कुछ करने की। ज़रूरत है, कानून ऑलरेडी हैं जिनकी ज़रूरत है, उनको लागू करने की ज़रूरत है। इच्छा शक्ति होने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा क्राइम होगा तो उसके खिलाफ कानूनों के तहत पूरा एक्शन लिया जाएगा। तब वास्तव में जो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो बात है कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हो गई हैं, तब होंगी, वो आज नहीं है। मैडम, आप जो है प्रधानमंत्री जाके इथे अभी सारे चीफ मिनिस्टर बीजेपी के सारे अयोध्या में है, ये नहीं धर्म से पर्सनल मैटर है ना, वो सरकारी खर्चे तो हो रहा है ना सारा। देखिए, किसी का पर्सनल धर्म कुछ भी हो, वो कुछ भी मानते हो, उससे कोई हर्जा नहीं है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का जो मॉडल है वो यही है कि हर इंसान प्राइवेटली कोई भी धर्म को मानना चाहे वो ज़रूर माने, वो चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन जैसे ही सरकार की बात आती है, लोगों के पैसे की बात आती है, उसमें धर्म का और एक धर्म को इसके प्रचार का और उसी को मानने का जो एक पब्लिक तरीका है, ये हमारे जैसे लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष देश में ये बहुत चिंता का विषय है। और पार्लियामेंट में भी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था, आपने सुना होगा, संविधान से समाजवाद को समाप्त किया। देखिए, संविधान को अलग अलग तरीके से तोड़ने मरोड़ने की जो कोशिश चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। और इसी के खिलाफ हमने देखा है कि किस तरह से अब तो पिछले 3 साल से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, अलग अलग जगह पर देश में जो उठे, या उसके बाद जिस तरीके से किसानों ने सड़कों के ऊपर उतर के हमें अपना ताकत दिखाई। तो मुझे लगता है कि संविधान को बचाने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में लोग चुप नहीं रहेंगे, डरेंगे नहीं, वो बोलते रहेंगे और संविधान को कितना भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो उसकी खिलाफत करते रहेंगे। क्या देखा जाए, जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद अब सीए आंदोलन भी 2 साल से नहीं था, लेकिन आज है, वहीं बरसी भी मत कह लीजिए या फिर, तो क्या वापस से आंदोलन स्टार्ट हो सकता है? देखिए, आंदोलन खत्म तो कभी हुआ ही नहीं सीएए का, क्योंकि कानून वापस नहीं लिया गया है। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने सीएए की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर कोई अभी जजमेंट दी है। लेकिन हाँ, ये है कि कोरोना के चलते ज़रूर ये हुआ कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था फिजिकल फॉर्म में, उसको वापस बंद किया गया। लेकिन आंदोलन तो जारी है और मुझे नहीं लगता है कि लोगों को सड़कों पर उतरने से कोई भी सरकार रोक सकती है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने कहा है कि अब कोई भूल ना समझे, बहुत शाहीन बाग के इधर या फिर जामिया कह लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी प्रोटेक्शन भी है, अब अलर्ट कर दिया गया वहाँ की पुलिस को, ताकि लोग सड़कों पर ना उतरें। देखिए, सरकारें हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोशिश कर रही हैं कि लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है आवाज़ उठाने का, सड़क पे उतरने का और प्रोटेस्ट करने का, उसे रोक दिया जाए, लेकिन लोग नहीं रुकने वाले। यूपी के डिप्टी सीएम हैं, वो कहते हैं कि अयोध्या और काशी हो गया, अब की बार मथुरा की बारी है, इसकी क्या कहेंगे? देखिए, इस तरीके के जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की जो कोशिश है, ये बहुत पुरानी कोशिश है और ये कोशिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से जारी है हमारे देश में। और जब चुनाव आते हैं तब तो और भी तेज़ी पकड़ लेती है, ज़ोर पकड़ लेती है। इसलिए हम में से कोई सरप्राइज नहीं है, कोई किसी को नहीं लग रहा ये कैसे हो गया। ये सारी बातें होती रही हैं और लोग इन चीज़ों को समझते हैं। और हमारे जो राजनीतिक नेता हैं उन्हें समझना होगा कि इनसे काम नहीं चलेगा। वो लोगों को, सब लोगों को सब समय पागल नहीं बना सकते। चीफ मिनिस्टर है, संवैधानिक पद पर बैठे, कि आम जनता बोले तो बात है ना, उन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो गलत है और लोगों को हर तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। और मुझे लगता है कि संस्थाएं जिनका काम है कि वो इस तरीके की चीज़ें हमारे देश में ना होने दें, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का बचाव करें, उन्हें भी जागना चाहिए और ऐसी चीज़ों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक बार ये बता दीजिए कि सीए और एनआरसी की जो एनिवर्सरी मनाई गई है, तो उसके बारे में बता दीजिए कि यहाँ पे आज ही इकट्ठे हुए थे। एक बार आप ये लगा के बस छोटा सा बता दीजिए। आज बहुत से लोग जमा हुए हैं।
शाहीन बाग जब बैठा था उसको 2 साल हो गए हैं CAA NRC NPR के विरोध में, और ये संघर्ष जारी है। ये मांग जारी है कि ये जो गैर संवैधानिक कानून है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो पूरा मुहिम है वो जारी है। यही बात कहने के लिए आज जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए हैं, और ऐसे परिवार भी आए हैं जहां के लोगों को जेल में डाला गया है और 2 साल से लोग जेल में हैं। लोग आए हैं अपनी बात रखने के लिए और कहने के लिए कि वो डरेंगे नहीं और संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, ये जो 15 दिसंबर 2019 को जो ये स्टार्ट किया गया था, जामिया के अंदर जो लाठियां बरसाई गई थी, ये जो CAA NRC को लेकर एक प्रोटेस्ट चला था, जो इसमें मेन पार्ट CAA जो अमेंडमेंट एक्ट बन गया, उसमें क्या था कि एक मुस्लिम धर्म को, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को टारगेट किया गया, उसको अलग रखा गया उसमें। यानी कि अगर किसी भी देश से कोई व्यक्ति आता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन अगर वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से होगा, मुस्लिम होगा, तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये संविधान, हमारा जो भारत का संविधान है, वो एक समान है, सबको एक समान रखता है। वो लोकतंत्र, हमारा जो लोकतंत्र है, उसको जो है ये ठेस पहुंचाता है, उसको ये जो है मतलब टारगेट करता है। तो इसी को लेके एक चिंगारी उठी थी। आपने देखा कि शाहीन बाग के अंदर से जो दबंग दादियाँ वहाँ से जो है मतलब पूरे क्षेत्र के अंदर ही नहीं, पूरे मतलब हिंदुस्तान और फिर ऐसा लगा इंटरनेशनल लेवल तक जो है दबंग दादियों के नाम से, शाहीन बाग के नाम से ये दिल्ली जाने लगी थी। तो ये जो आंदोलन चल रहा था कोविड के चलते, इसको जो है ड्रॉप किया गया था, इसको उठा दिया गया था। लेकिन उस आंदोलन की एक ऐसी थी जो मतलब ये था कि पूरे भारत के अंदर जो शाहीन बाग बन गए थे, ये यूनिटी देख के और ये एकता देख के, उसमें भाईचारा देख के, वहाँ पर सिख भाई भी पहुँच रहे थे जो लंगर लगा रहे थे। तो जो प्रशासन, जो सरकार हमें बांटने का काम कर रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक इसके साथ लड़ रहे थे। लेकिन कोविड के चलते वो कानून वापस नहीं हो पाए थे, ये आंदोलन जो है ड्रॉप कर दिया गया था, रोक दिया गया था, ये कहकर कि अब जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये कोविड की महामारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम आंदोलन को जारी रखेंगे। तो आज जारी है, 2 साल हो गए। इस आंदोलन से एक सीख मिली किसान आंदोलन को। जो किसान आंदोलन लगभग 13 महीने चला, यानी कि 383 दिन चला आंदोलन वो, और वो जीत लेकर यहाँ से गए। किसान आंदोलन जो है गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली के हर एक बॉर्डर, शाहजहां बॉर्डर, आप देखें सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हर एक बॉर्डर पर जो है लाखों किसान वहां बैठे। 1 साल से ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया और आज जीत कर वापस गए। वो भी जो कानून थे, कृषि कानून थे, लेकिन सरकार बराबर कहती रही, प्रधानमंत्री जी बराबर कहते रहे कि ये जो है मतलब छोटे किसानों के हित में है। इसी तरह से ये कहती है कि ये जो है सबके हित में है, हिंदुओं के हित में, मतलब यह है कि मुस्लिम जो लोग हैं वो वहाँ देश में है ही, उसमें पाकिस्तान। तो ये चीज़ है कि देखिए, हर एक देश से अगर कोई भी आता है तो सबके लिए पहले से कानून था, उसको नागरिकता दे सकते थे, आपको ये अधिकार है। तो अगर ये अधिकार था तो बांटने का काम क्यों किया आपने? तो ये कहते ना कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। और सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका फरस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? अरे एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो वो ये हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को हम बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है हमें डिवाइड करना चाहती है। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि तो फूट डालो और राज करो, वही ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये भारत का युवा, महिलाएं और हर एक वर्ग जाग चुका है कि हम बंटने वाले नहीं हैं। हम जो है हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है, यानी नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। कुर्सी ने माहौल
माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, और सीने पे बंदूक तानकर वर्दी वाले छोड़ दिए। नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का। हमारा आज ये संदेश था। यहाँ से 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो मांग थी, हमारे इस बीच जो आंदोलनकारी थे जैसे कि उमर खालिद, सरजील इमाम, शाहरुख और भी कई सारे लोग, उनको जो है उनको जो है UAPA के थ्रू उन्होंने अंदर डाल रखा है। उनको हम रिलीज कराएंगे, उनको छुड़वाएंगे। और ये जब तक CAA NRC ये जो है रद्द नहीं हो जाता, CAA अमेंडमेंट एक्ट जब तक रिपील नहीं कर दिया जाता, रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक हमारी ये जंग जो है जारी रहेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। आगे हम रणनीति बनाएंगे और उस पर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। जो लोग हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, हम आवाज को दबने नहीं देंगे, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था जब जब पैरों को जगाना होगा तो धमाके की जरूरत होती है। युवा के धमाकों की जरूरत है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। जब तक हम हक की आवाज नहीं बुलंद करेंगे तब तक ये सरकार मुझे हक नहीं देगी। आपने देखा होगा 380 दिन से ज्यादा हम गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे बैठे रहे। हमारे 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आखिर ये सरकार उसकी जिम्मेदार है। आप बताइए, देश के किसानों को 1 साल के सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। क्या आपकी सरकार के शासनकाल में ये न्याय है? ये न्याय नहीं है। ये देश की जनता को खून चूसने का काम किया इस सरकार ने, और ऐसे सरकार को आने वाला जो विधानसभा चुनाव में है उसको परिवर्तन करके रहेगा ये देश का नौजवान और किसान। लेकिन जो एक आरोप लगता है कि बाहर से जो लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन देश की आबादी तो बढ़ेगी ना। आप एक बात बताइए, जो भारत का नागरिक है वही भारत में रह रहा है, बाहर से लोग कौन आके रह रहे हैं? आप बताइए, बाहरी लोग कोई आ रहे हैं यहाँ पे? आपके सरकार के शासनकाल में क्या इस देश का मुसलमान, इस देश का हिंदू, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, उसके प्रति आप कानून बना के उसको गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या यही देश का लोकतंत्र कहता है? ये लोकतंत्र नहीं कहता है कि आप विशेष समुदाय को टारगेट कीजिए। मैं बताइए, एक हिंदू समाज और ब्राह्मण कुल से आता हूँ, क्या इस देश में सच्चाई बोलना, मुझे भी लोग देशद्रोही कहते हैं, क्या इस देश में सच्चाई बोलना देशद्रोही है? सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जिस तरह से ये देश में किसान जीता है, उसी तरीका से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जो हमारा एकता, अखंडता और संप्रभुता का एक भारत प्रतीक है, उस प्रतीक को हम स्थापित करेंगे और दोबारा वही भारत को बनाएंगे। ये जो ऐसे सत्ता के डिक्टेटरशिप वाले जो तानाशाही लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको बेदखल किया जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में भी तो हिंदुओं के साथ हुआ, इसलिए सरकार कहती है कि भाई इसीलिए हम ये कानून ला रहे हैं। आप बताइए, इस देश में 137 करोड़ जनता का वो बात होनी चाहिए भारत में कि युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, इस पे बात होनी चाहिए या पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात होनी चाहिए? इस सरकार जब से आई है तब से बस पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, बांग्लादेश थर थर कांप रहा है। आप बताइए, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम परेशान है। हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी चाहिए हमें। आखिर वो मुद्दे नदारद हो गए हैं। संसद भवन क्या इमारत बन के रह जाएगी? संसद भवन में अगर मुद्दा उछाला जाता है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संसद सत्र बंद है। क्या यही देश का लोकतांत्रिक अधिकार है? इस अधिकार को छीना जा रहा है। मैं सभी युवाओं को, सभी देशवासियों को मैं कह रहा हूं, एक साथ आइए और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपना हक नहीं मानेंगे, अगर हक नहीं मानेंगे तो ये सरकार हमें हक नहीं देगी। इसलिए हक के लिए एक साथ आइए, और कोई भी अगर देश हित के विरोध में अगर कोई कानून आता है, किसी धर्म विरोध के कानून आता है खिलाफ, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हम आवाज उठाने में दबेंगे नहीं। जेल की सलाखें कम पड़ जाएंगी, लेकिन ये नौजवान का ये कलेजा नहीं कम होगा, ना हमारे गर्दनें कम होगी। लेकिन आप हिंदू, आपको तो खुश होना चाहिए, कानून आपके फेवर में आ रहा है। आप बताइए कैसे खुश हो जाएं? हमारे एक भाई मुसलमान हमारे साथ रहते हैं, हम उनको उनके गर्दन पे छुरा चला के और हम खुश रहे? क्या ये देश का संविधान, देश का लोकतंत्र कहता है? क्या ये कहता है कि हम आपको मारते रहे, आप मतलब आप देश के नागरिक नहीं है, आप इंसान नहीं है? सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद जाति और धर्म में है। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये आपको बांटना चाहते
हैं, लेकिन हम बटने वाले नहीं हैं। हम इस सरकार को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे तब तक चैन की नहीं सोएंगे। आप बता दीजिएगा, इस सरकार को चुनौती है कि आने वाला 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आपको सत्ता से बेदखल करके मानेगा, क्योंकि आपने देश के नौजवानों का, देश के किसानों का, प्रत्येक समुदाय का आपने खून चूसा है। और इस देश में अब क्रांति की जरूरत है, क्रांति की अलग इस देश का नौजवान ही ये जो जगाएगा। बोर्ड लगे